दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी दोस्ताना। क्या आप मेरी मम्मी से शादी करेंगे? 20 साल के तुषार ने कुछ उखड़ कर पूछा। मेरे सामने तुषार एक हाथ अपनी कमर पर टिका कर खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा था और आंखों में सवाल। उसके पास उसकी 18 साल की बहन त्रिशा खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर सवाल नहीं था। शायद वो मेरा जवाब जानती थी, इसलिए उसके चेहरे पर निराशा थी। सामने टीवी पर क्रिकेट मैच की कमेंट्री का शोर था, लेकिन कमरे में अब खामोशी थी। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा था, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे मैं मुजरिम के कटघरे में खड़ा हूं। शायद जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं। सच में बोलना नहीं चाहता था और झूठ मुझसे बोला नहीं जा रहा था। वैसे तो मैं पेशे से वकील हूं और बात संभालनी मुझको खूब आती है, पर आज मामला थोड़ा संजीदा था। ये बात संभालने वाली लग नहीं रही थी। क्या जवाब दूं तुषार के सवाल का? उसकी मम्मी रंजना को मैं सिर्फ एक पड़ोसी दोस्त मानता था। वो होता है ना, एक दोस्त जो पास रहने की वजह से करीब हो जाता है। मेरे दोस्त तो दरअसल उसके दोनों बच्चे थे, तुषार और त्रिशा। उनके साथ मैं भी उन्हीं की उम्र का हो जाता था और उनकी भाषा बोलने लगता। हम तीनों अपने मन की बहुत बातें बांटते थे। अभी भी मैं तुषार को कहना चाहता था, यार मेरे बालों की आती हुई सफेदी देख ले ना, मेरे 40 साल की लाइफ का ग्राफ देख ले। अगर मुझको शादी करनी होती तो मैं 15 साल पहले नहीं कर लेता। अब तो मेरे मम्मी पापा ने भी थक कर अपना इमोशनल ड्रामा बंद कर दिया था। ये कहना ही छोड़ दिया था कि हमारे जीते जी तो शादी कर लो, चलो हमारी आखिरी इच्छा समझ के कर लो। छोटे भाई और बहन की शादी हो गई थी और मैं मामा और चाचा भी बन चुका था। अपने घर में अपनी मर्जी से जीता हूँ, जब चाहे तब सोता हूँ, जहां मन करे वहां गीला तौलिया छोड़ देता हूँ। और क्या चाहिए जिंदगी से? पर साहब, जब आप सोचते हैं कि आपकी लाइफ तो सेट है, तभी सारी कायनात मिलकर आपको किसी बवाल के कगार पे लाके खड़ा कर देती है और आपके सामने कोई बड़ा सा सवाल खड़ा हो जाता है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुषार मेरे सामने गुस्से से मुझको घूर कर एक बार फिर पूछ रहा था, तो आप मेरी मम्मी से शादी करेंगे या नहीं? ये जरूरी तो नहीं है ना कि हर कोई शादी करना चाहे। बात रंजना से शादी करने या ना करने की नहीं थी। मैं शादी ही नहीं करना चाहता था, बस सीधी सी बात है। मैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को यही बात कह देता था और बात खत्म हो जाती थी। लेकिन यहां तो अभी बात शुरू ही हुई थी और प्रॉब्लम यह थी कि मुझसे कोई जवाब बन नहीं पा रहा था। तब त्रिशा ने ही मुझको इस मुश्किल से उबारा। बोली, आप सोच लीजिए अंकल, हम कल इस बारे में बात करेंगे। मैंने सर हिलाया और उनके जाने के बाद एक गहरी सांस ली। लाइट और टीवी बंद करके मैं आराम कुर्सी पर बैठ गया। सोसाइटी के चौकीदार की जागते रहो की आवाज आने लगी। उसने अपनी सीटी बजाई और कुछ कुत्ते उसके जवाब में भौंकने लगे। मैं आंखें बंद करके आराम कुर्सी को धीरे धीरे आगे पीछे झुलाने लगा। कमरे का सन्नाटा मेरे दिमाग के शोर को चिढ़ा रहा था। मैं सोच रहा था, ये आज हुआ क्या? कहीं मुझसे ही तो कोई गलती नहीं हो गई? क्या कभी मैंने ही अनजाने में ऐसा कोई संकेत दे दिया हो कि मैं उनकी मम्मी रंजना में इंटरेस्टेड हूं? नहीं, पर जब मैं हूं ही नहीं तो ऐसे संकेत दे कैसे सकता हूं? नहीं, ये मेरी गलती नहीं है। और ये तीनों मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। हमारी दोस्ती कोई आज की थोड़े है। 7 साल पहले के उस दिन से है जिस दिन मेरे सामने के फ्लैट में रंजना अपने बच्चों के साथ शिफ्ट हुई थी। तुषार तब 13 साल का था। पड़ोसी होने के नाते सामना हो ही जाता था और दोनों बच्चे मुझको अंकल बुलाते थे। घर में कोई मदद की जरूरत हो तो मुझको बुला लेते थे। अंकल प्लीज टेबल का नट थोड़ा कस देंगे, हमसे हो नहीं रहा है। अंकल हमको सोफा सरकाना है, जरा हेल्प कर दीजिए प्लीज। धीरे धीरे तुषार और मेरी दोस्ती हो गई। वो सुबह स्कूल से पहले मेरे साथ जॉगिंग करता और शाम को मेरे घर पर हम दोनों वीडियो गेम खेलते। त्रिशा भी हमारे पास बैठकर अपना होमवर्क करती। रंजना बच्चों को समझाती कि रोज ऐसे मेरे घर आना ठीक नहीं है। मुझे भी कहती कि बच्चों को मना कर दो, नहीं तो वो आपको परेशान करेंगे। दरअसल रंजना का तब हाल में ही डिवोर्स हुआ था और उसने नया नया ही ऑफिस जाना शुरू किया था।
वापसी में उसे 7 बज जाते थे और शाम को बच्चे अकेले नहीं रहना चाहते थे। मैं भी समझता था कि वो अभी एक ट्रॉमा से गुजरे हैं और मैं उनके जीवन की एक बहुत अहम कमी को कुछ कुछ पूरा करता था। मैं बड़े भाई और दोस्त के बीच का वो अंकल था जो टेबल भी कस सकता था और वीडियो गेम भी खेलता था। पर यह उस दिन बदल गया जिस दिन तुषार अरेस्ट हुआ। मुझे अभी भी याद है, उस रात 1 बजे मेरे घर की घंटी बजी थी। दरवाजे पर रंजना घबराई हुई खड़ी थी। तब तक उन्हें यहाँ आए हुए 3 साल हो गए थे, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था। वो बोली, विक्रांत प्लीज मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल दो, फोन आया कि तुषार अरेस्ट हो गया है। मैं तुरंत कार की चाबियां उठाकर घर बंद करके उसके पीछे निकल गया। उसके हाथ और आवाज दोनों कांप रहे थे। तुषार के दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, 12 बजे तक आने की कह गया था। इतनी देर से फोन कर रही थी, उठा ही नहीं रहा था। फिर अभी किसी इंस्पेक्टर का फोन आया। सॉरी आपको भी परेशान किया, पर इस समय और कुछ सूझा ही नहीं। मैंने कार का दरवाजा उसके लिए खोला और कहा, डोंट वरी, इट्स ओके। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर ने बताया कि तुषार और उसके चारों दोस्त ड्रंक एंड ड्राइविंग के केस में हिरासत में लिए गए हैं। रंजना के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। मुझे लगा कि वो यहीं गिर जाएगी। मैंने इंस्पेक्टर से बात करने की कोशिश की। कानूनी प्रक्रिया में संभाल सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि उसकी नौबत ही ना आए। बाकी चारों दोस्तों के माता पिता भी तब तक पहुंच गए थे। जब उन्हें पता चला कि मैं वकील हूं तो उन्होंने मुझको ही बात करने के लिए आगे कर दिया। खैर, काफी जद्दोजहद के बाद हम 5 लड़कों को लेकर पुलिस स्टेशन के बाहर आए। रंजना तो वहीं डांटना शुरू कर रही थी, लेकिन मैंने तुषार को कार में बैठने का इशारा किया। आखिर वो 16 साल का था, हम दोनों से लंबा था, पर रंजना उसको अभी भी सबके सामने वैसे ही डांट देती थी जैसे वो कोई छोटा बच्चा हो। मैंने कार स्टार्ट की और कार का रेडियो ऑन कर दिया। मुकेश ने गाना शुरू किया, आवारा हूं, तो मैंने जल्दी से रेडियो बंद कर दिया। कार में चुप्पी हो गई। तुषार धीरे से बोला, सॉरी मॉम। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, रंजना फट पड़ी। बस यही देखना रह गया था ना, तुम्हारे पापा की जिस आदत ने हमारी लाइफ खराब कर दी, अब तुम भी वही करो। हो तो आखिर अपने पापा के बेटे ना। तुषार ने उखड़ कर कहा, ओहो मॉम, फिर वही बात। आपको कब समझ आएगा कि मैं पापा जैसा नहीं हूं। मैंने रंजना को शांत किया। डांट के तुषार को कहा, अपनी मम्मी से ऐसे बात नहीं करते हैं। वो चुपचाप कार के बाहर देखने लगा। रंजना की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। उसका डर मुझे समझ आता था। दोनों बच्चों की सही परवरिश की जिम्मेदारी उसी पे थी। लेकिन मैं तुषार को भी समझता था। वो अच्छा लड़का है, दिल लगा के पढ़ाई करता है और अपनी मम्मी और बहन के लिए अपनी जिम्मेदारी समझता है। और फिर उसके पापा की गलतियों का बोझ उसके सर पर डालना ठीक भी तो नहीं था। उस दिन के बाद से मैं दोस्त के साथ रेफरी भी बन गया। उस दिन से मेरा रोल कुछ बदल गया था। रंजना मुझसे बच्चों के बारे में बात करने लगी। कभी रंजना को कोई सलाह लेनी होती या उन्हें कुछ समझाना होता या बच्चों को रंजना के सामने अपनी कोई बात मनवानी होती तो वो मुझसे कहते। रंजना ने एक दिन कहा, विक्रांत, त्रिशा स्कूल ट्रिप पे जाना चाहती है। अरे पहाड़ों का ट्रैक है, उसको सांस की प्रॉब्लम है, प्लीज तुम समझाओ ना। मैं कहूंगी तो गुस्सा हो जाएगी बेकार में। या जब तुषार को स्कूल में साइंस नहीं कॉमर्स पढ़ने का मन था और रंजना उसको साइंस लेने के लिए जोर दे रही थी, तब भी तुषार ने मुझको आगे कर दिया। मैंने कहा, रंजना, तुषार को जो पसंद है वही पढ़ने दो ना, नहीं तो वो खुश नहीं रहेगा। शायद मैं उन दोनों को उनकी मम्मी से ज्यादा समझने लगा था। उन्हें भी मुझ पर यकीन था। रंजना बहुत स्ट्रिक्ट थी। उसको बच्चों का पार्टी पे जाना या देर रात घर आना, यहां तक कि त्रिशा का मेकअप तक करना एकदम पसंद नहीं था। खासकर जिस दिन पार्टी पे जाने की बात होती तो दोनों पहले मेरे पास आ जाते। फिर शुरू होता परमिशन मांगने का सिलसिला। कई बार तो मैं भी बच्चों के साथ मिल जाता और हाथ जोड़कर प्लीज प्लीज कहकर इजाजत देने के लिए मनाता। कभी हंस के, कभी लॉजिक से मैं उसको बच्चों का दृष्टिकोण दिखाता और बच्चों को उसका। अब ये परिवार मेरी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हो गया था। त्रिशार और त्रिशा की दुनिया मेरी दुनिया से बहुत अलग थी। उनके सोचने का ढंग नया था, फिर भी कहीं कहीं पर हमारी दुनिया मिल रही थी। और सच कहूं तो उनसे बात करके मुझको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाते थे।
एक बार मैं एक बहुत पेचीदा केस में लगा हुआ था और मेरे दिमाग में बस एक ही धुन सवार थी कि किसी तरह कोई भी पैंतरा लगा के ये केस जीत जाऊं और अपने क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिलवा दूं। उसी दिन शाम को हम साथ में टीवी पे न्यूज़ देख रहे थे। मैंने कहा, आजकल हर केस की सुनवाई अदालत से पहले तो टीवी पे होती है और बिना कानून समझे हर कोई जज एंड जूरी बन चुका है। तुषार कुछ सोचकर बोला कि वो वकील बनना चाहता है। क्यों? मैंने यूं ही पूछ लिया। उसने जवाब दिया, सबको इंसाफ दिलाने के लिए। मैं उसकी इस बात को बहुत देर तक सोचता रहा। मैंने भी तो वकालत इसीलिए पढ़ी थी। फिर मैं ये कब भूल गया? कब मेरे लिए केस जीतना इंसाफ दिलवाने से ज्यादा जरूरी बन गया? हमें एक दूसरे से अपने सवालों के जवाब मिल रहे थे। कोई रिश्ता ना होते हुए भी हमारे बीच एक बहुत गहरा रिश्ता बन गया था। सब ठीक ही चल रहा था। लेकिन कल ये भी बदल गया। कल ही की तो बात है जब रंजना ने तृषा को एक लड़के के साथ कॉफी शॉप में देख लिया था। तृषा डरी हुई पहले मेरे घर आई और सारी बात बताई। मैं कुछ कहता इससे पहले ही तुषार और रंजना दोनों वहीं आ गए। रंजना ने उसको डांटना शुरू कर दिया और तुषार ने भी भला बुरा कहना शुरू कर दिया। मैं चुप रहा। इस बारे में सही गलत जैसा कुछ है नहीं। हर परिवार की अपनी मान्यताएं और सीमाएं होती हैं और वो उन्हीं को तय करनी होती हैं। यहाँ मेरा कुछ भी बोलना ठीक नहीं था। जब तक दोनों तृषा को डांट रहे थे मैं चुप था, लेकिन जब रंजना ने उस पर हाथ उठाया तो मुझसे नहीं रहा गया। इससे पहले कि रंजना उसको दूसरी बार मारती, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। सुबकती हुई तृषा मुझसे चिपक गई। हमने ध्यान नहीं दिया कि दरवाजे पर खड़ा एक शख्स ये सब देख रहा था। उसने गुस्से में कहा, रंजना! तो रंजना ने घबरा कर मेरे हाथ से अपनी कलाई छुड़वाई और उसे देख के बोली, आ गए आप? देखिए आपकी बेटी ने आज क्या किया है। वो आदमी गुस्से में बोला, अगर माँ ऐसे गुलछर्रे उड़ाएगी तो बेटी क्या सीखेगी? मैंने आज अपनी आंखों से देख लिया तुम्हारा असली रूप। मैंने उसकी तरफ हैरानी से देखा। गुलछर्रे? कैसे गुलछर्रे? यह आदमी क्या कह रहा है? रंजना का चेहरा उतर गया। फिर तुषार के डैड ने गुस्से में ऐसे बोलना शुरू किया कि उनकी आवाज सुनकर हमारी सोसाइटी के लोग बाहर आ गए। पहले उसने रंजना के चरित्र के बारे में कहा, फिर बच्चों की आड़ में रंगरेलियों की बात की। मेरी तरफ देखकर वो उतनी ही नफरत से बोले, मैं जानता हूं तुम इनके पापा बनना चाहते हो, मेरी जगह लेना चाहते हो। तुषार गुस्से में बोला, डैड अंकल से ऐसे बात मत करो, वो आपसे ज्यादा हमारे पापा हैं। उसके डैड ने चिढ़ के कहा, अच्छा तो फिर तो ये तुम्हारी मम्मी के हस्बैंड भी हुए? क्यों? अरे खुलेआम बेशर्मी की क्या जरूरत है? शरीफों की तरह शादी क्यों नहीं कर लेते? कुछ देर और ऐसी ही बातें बोलकर वो चले गए। रंजना ने अपने एक्स हस्बैंड को इसलिए बुलाया था कि वो तृषा को उस लड़के से मिलने जुलने के लिए मना करें। वो मुद्दा तो खैर उठा ही नहीं, उल्टा एक नया ही मुद्दा उठाकर सारी सोसाइटी के लोगों के सामने रंजना को जलील करके वो चले गए। सब पड़ोसियों, यहाँ तक कि तुषार और तृषा के चेहरे पर भी यही सवाल था जिसने मुझको कल से अंदर तक हिला दिया था, तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? सबके जाने के बाद तुषार ने यही सवाल मुझसे पूछा था। सुबह होने को थी। दूध वाले को मोटरसाइकिल की आवाज आई तो मैं भी उठ गया। जवाब भी सोच लिया था और कोई रास्ता नहीं था। शादी के लिए मेरे ना बोलते ही तुषार और तृषा दोनों मुझसे दूर हो जाएंगे, ये तो पक्का था। और मैं उनको खोना नहीं चाहता था, इसलिए शादी करना ही ठीक रहेगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। अपनी दोस्ती को बचाने का बस यही एक तरीका था। मैं तुषार को जल्द से जल्द बताना चाह रहा था कि मैं उसकी मम्मी से शादी करूंगा, पर यह सोचते हुए भी मैं बहुत अजीब महसूस कर रहा था। और एक बात मुझको चुभ रही थी कि आखिर इतना मुश्किल क्यों होता है बेनाम रिश्ते निभाना, और जो रिश्ता समाज के बनाए हुए सांचों में नहीं उतरता उस पे उंगली उठा दी जाती है। क्या एक कुंवारे आदमी और एक तलाकशुदा औरत के बीच और कोई रिश्ता नहीं हो सकता? जो हमें नहीं जानते वो भी यही सोच रहे होंगे कि बच्चों की आड़ में हम दोनों का अफेयर चल रहा है। तभी दूध वाले ने घंटी बजाई। सामने अपने घर में रंजना भी दूध का पतीला लिए खड़ी थी। लेकिन आज मैं पहले की तरह बेतकल्लुफी से नहीं कह पाया, मेरे लिए भी चाय बनाना, मैं वहीं आ रहा हूं। वही बोली, आ जाओ विक्रांत, मैं चाय बना रही हूं। मैं अंदर गया और सोफे पर बैठ गया।
रंजना की आंखें तो सूखी थीं, लेकिन मुट्ठी में भिजा हुआ रुमाल आंसुओं से भीगा था। तुषार और तृषा भी अपने अपने कमरों से आ गए। रंजना बोली, विक्रांत, मैं कल के लिए माफी चाहती हूं। तुषार के पापा बहुत शक्की किस्म के हैं। हमारी वजह से तुमको बेकार ही इतना सुनना पड़ गया। मैंने तुषार और तृषा की तरफ देखा, वो दोनों मेरी तरफ देख रहे थे। रंजना ने हमको देखा, फिर बोली, मैं सबकी चाय लाती हूं। मैंने कहा, बैठो रंजना, चाय बाद में बना लेना, पहले एक बात करनी है। ये दोनों बच्चे कल से परेशान हैं और मुझे भी लगता है कि बेकार की बदनामी से अच्छा है कि हम शादी कर लें। रंजना वहीं खड़ी हो गई और हमारा चेहरा पढ़ने की कोशिश करने लगी। तुषार बोला, हाँ माम, यही ठीक रहेगा। रंजना सामने वाले सोफे पर बैठ गई। क्यों? यही ठीक क्यों रहेगा? तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे पापा ने बेवजह शक किया है। उनके एक झूठ के जवाब में मैं दूसरा झूठ नहीं बोलूंगी। कैसा झूठ? मैंने पूछा। रंजना बोली, विक्रांत, तुम हम तीनों के अच्छे दोस्त हो और हमारी दोस्ती बहुत स्पेशल है, पर यह बात इनके पापा नहीं समझेंगे, कोई भी नहीं समझेगा। हम तुम्हारी दोस्ती खोना नहीं चाहते, लेकिन इसके लिए ये शादी जरूरी नहीं है। मैंने धीरे से सांस छोड़ी। पता नहीं कब से सांस रोक के बैठा था। रंजना तृषा से बोली, तृषा, चाय तुम बना दो और मुझे एक सरदर्द की दवाई भी देना। तृषा के रसोई में जाने के बाद रंजना बोली, तुषार, तुम अपने पापा को जानते हो, उनकी बातों को दिल पे मत लो। किसी प्रेशर में आके ऐसी बातों को इतना तूल नहीं देते बेटा। अभी तृषा को समझाना ज्यादा जरूरी है। मैंने मुस्कुरा के कहा, तो मैं चलता हूं, पर इस बार प्यार से समझाना, हाथ नहीं उठाना। वो भी हौले से मुस्कुराई और बोली, बैठ जाओ, चाय पी के जाना। तृषा से तुम भी बात करो ना प्लीज, मुझसे ज्यादा उसको तुम्हारी बात ठीक लगेगी। और तुषार भी बोला, हाँ अंकल, चाय पी के जाना। मैं एक बार फिर कल वाला दोस्त बन गया था। परीक्षा की घड़ी निकल गई और हमारी दोस्ती को और मजबूत बना गई थी और हमारे बेनाम रिश्ते की महक अब भी बरकरार थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।